हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और आज हम इस सेशन में हिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री कैसे शुरुआत होती है, हम मॉडर्न इंडिया की आज शुरुआत करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस का हम एनालिसिस कर लेंगे। जो हमारे यूपीएससी का सिलेबस है, प्री का है, मेंस का है, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ऑलराइट, देखो आधुनिक भारत 1857 का विद्रोह, ये हम प्री में जब PYQ फॉर्म में पढ़ेंगे, PYQ में, तो उसके क्या क्या टॉपिक हो जाते हैं। 1857 का विद्रोह हो जाता है आपका, सामाजिक धार्मिक सुरक्षा आंदोलन हो जाता है, राजनीतिक चेतना का उदय, स्वदेशी आंदोलन हो गए, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता संग्राम, है ना, ये 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। गांधी जी हो गए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता तक चला है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का सांप्रदायिक पहलू, संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और महत्वपूर्ण उपनिवेश विरोधी आंदोलन। ऑलराइट, ये हमारे प्रीलिम्स का है, और भी कुछ एड ऑन है, हमें यहाँ पे एड ऑन करेंगे। यहाँ से PYQ फॉर्म होते हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम 1 बाय 1 क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो हम मॉडर्न इंडिया की स्टार्ट है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है, सबका अपना अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हमारा थोड़ा सा अलग है। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, उसके बारे में जानेंगे। अब थोड़ा मेंस का भी सिलेबस देख लेते हैं कि मेंस का क्या सिलेबस है। मुख्य परीक्षा, ठीक है, GS पेपर 1 में आता है, हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है GS पेपर 1 में आता है। सामान्य अध्ययन 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर किसका पार्ट हो गया, आपका एंशिएंट का पार्ट हो गया, है ना। विश्व समाज का इतिहास और भूगोल, भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक समय तक के कला रूपों, साहित्यों और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाना, ये भी भाई आर्ट एंड कल्चर की बात हो जाती है। यहाँ पे भी 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तिगत मुद्दे। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अब क्या होता है कि कुछ लोग 1857 से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन मेरा अपना अलग है। मैं मॉडर्न इंडिया की शुरुआत आपका उत्तर मुगल कालीन, है ना, जो उत्तरवर्ती मुगल कालीन टाइम है उसके बाद से करती हूँ। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद से करती हूँ। अब उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ने से पहले हम मुगल काल के जो 6 राजा हैं, इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब 6 मुगल के इंपॉर्टेंट राजा हैं हम इनके बारे में जान लेंगे, उसके बाद से जो उत्तरवर्ती मुगल काल है उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद से जैसे उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हम मॉडर्न इंडिया की प्रॉपर तरीके से शुरुआत मानते हैं। बट फिर भी हम मुगल पढ़ रहे हैं तो उत्तरवर्ती मुगल काल और जो मुगल काल है उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। ऑलराइट, अब देखो जो मॉडर्न इंडिया का यूज कहाँ पे है। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मेंस प्री होने के बाद जब मेंस देने जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, जैसे गांधी जी के ऊपर ऐसे लिखने को आ गया, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लिखने को आ गया, अंबेडकर जी के ऊपर लिखने को आ गया, है ना। तो ये जो पर्सनैलिटीज हैं इनके ऊपर अगर आपको ऐसे लिखने को आ गया तो क्या है, अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप वहाँ सीधे सीधे क्या है अच्छे से राइट कर सकते हो। अगर आप इथिक्स के बारे में बात करोगे, इथिक्स के टॉपिक हैं, ठीक है, वो भी क्या है, गांधी जी हो गए, है ना, अंबेडकर जी हो गए, एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फॉर्म हो जाते हैं कि आप इनका क्या है मॉडर्न इंडिया से अगर आपने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया का यूज इस तरह हो जाता है। तो हम आज हमारे जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है वो हम प्रॉपर कहाँ से करने वाले हैं, मिडविल से करने वाले हैं। मिडविल में कितने थे, 6 तो मेन एम्परर थे, बाकी जो 11 थे वो छोटे मोटे राजा थे, वो आए गए, ठीक है, उन्होंने क्या है वो मुगल काल की सत्ता के पतन के कारण बने। जो 11 मुगल उत्तरवर्ती राजा थे उन्होंने कुछ खास ऐसा किया नहीं था जिससे क्या है मुगल एम्परर में फायदा हो, तो वो क्या है मुगल पीरियड का डिक्लाइन का रीजन बने। तो जो मेन है 6 एम्परर, उनके बारे में हम 1 बाय 1 करेंगे। ऑलराइट, तो देखो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये मेंस का ये भी है पाठ्यक्रम, देखो जान लो क्या है। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन,
विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति हो गई, विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो गया, उपनिवेशीकरण हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, विरोध राजनीति है ना, दर्शन हो गया, साम्यवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, उनके रूप और समाज पर प्रभाव है ना, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, अब देखो मुगल साम्राज्य, यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। जो मेन 6 एम्परर हैं मुगल टाइम के, हम उसके बारे में जानेंगे। फिर जो ये 11 है आपको यहाँ देख रहे होंगे है ना, इनके बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। अब देखो मुगल काल में मेन 6 कौन से थे? बाबर हैं, उनका टाइम पीरियड 1526 से 1530 होता है। फिर हुमायूं आते हैं, 1530 से 1555 का है इनका टाइम पीरियड। फिर 3rd नंबर पे आपके अकबर आते हैं 1542 से 1605 तक। देन जहांगीर आए 1605 से 1627, शाहजहां आए 1627 से 1658, औरंगजेब आए 1658 से 1707। अब यहाँ पे आप देख लोगे कि बाबर से शुरू होता है, औरंगजेब पे एंड होता है, ठीक है। औरंगजेब के बाद ऐसा कोई राजा नहीं आया कहाँ पे मुगल टाइम में जो क्या है मुगल टाइम को हाई राइज कर चुके हैं ना, हाई पे ले जा सके। ये जो 11 राजा हैं इधर के, ये सारों ने क्या किया है, मुगल सत्ता का डिक्लाइन ही किया है, ठीक है, नीचे ही ढकेला है, ठीक, कुछ ज्यादा किया नहीं। ऑलराइट, लेकिन हमारी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है यहाँ से मानी जाती है, बेसिकली कहाँ से, उत्तरवर्ती मुगल काल से मानी जाती है। और उत्तरवर्ती मुगल काल में कौन कौन शामिल है? बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर हो गया, बहादुर शाह, जफर। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे 1 बाय 1। जो मेन 6 हैं ये वाले मुगल टाइम के है ना, पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, जिससे क्या है आगे जब मुगल टाइम का हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो बाबर का जन्म कब होता है, पहले तो टाइम पीरियड जान लो। बाबर का टाइम पीरियड क्या है? बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530 में होता है। जन्म कब है? 14 फरवरी को होता है। 1483 को मावराउन्नर ट्रांसआक्सियान की एक छोटी सी रियासत फरगना में होता है। ऑलराइट, प्री का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी आया है, यहाँ से बना हुआ है, तो इसको फरगना को थोड़ा सा याद रखना। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना की जागीर के मालिक था, तथा उनकी माँ का नाम क्या था? कुतलग मिगार, ठीक है। बाबर पितृपक्ष से जो फादर साइड थे उसे किसका माना जाता था वंशज? वो तैमूर का 5वां वंशज तथा मदर साइड से चंगेज खान का वंशज माना जाता। चंगेज खान का 14वां वंशज था, ठीक है। क्या है कि फादर साइड से तो तैमूर का 5वां वंशज था, और माता की तरफ से चंगेज खान का वो 14 नंबर का वंशज था। अब बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो तुर्की वंश का चगताई वंश था। यहाँ से बहुत बार प्री में क्वेश्चन आते हैं कि बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली थी वो किस राजवंश से? ये तुर्की का चगताई वंश था। क्या था? चगताई वंश था। अब देखो, अपने पिता की मृत्यु के बाद 21 वर्ष की आयु, छोटी सी आयु, अल्पायु में 1494 में फरगना की गद्दी पे बैठा, ठीक है। यहाँ से फरगना जो मैंने अभी पहले भी बताया है, प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। ऑलराइट, फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल हो गए, गुजरात हो गया, सिंध हो गया, कश्मीर हो गया, आपका मेवाड़ हो गया, दिल्ली हो गया, खानदेश, विजयनगर। ये क्या है यहाँ पे? विजयनगर। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, विजयनगर है ना, विजयनगर है। विजयनगर में विभिन्न ये बहमनी है, बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज थे। क्या है? विजयनगर है ना, ये वो बोलता है कि इतने सारे स्वतंत्र राज थे जब बाबर आया था, तब की बात है। बाबर ने अपनी आत्मकथा, ये बहुत आजकल सीजीएल में भी नहीं पूछते क्योंकि इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, बहुत छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता होगा, लेकिन इतना भी क्या है क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन फिर भी याद रखो, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबरनामा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है, याद रखो। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों का, यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाता है जैसे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम बताओ, पहले तो सबसे पहले नाम ही पूछ लेगा कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताओ, तो बाबरनामा हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ से पूछ लिया था कि कितने मुस्लिम शासकों का उसने वर्णन किया है, तो कितना? 5 है ना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है ना।
अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, डिटेल में नहीं पढ़ा तो क्या है ना, 5 थे, 2 थे, 3 थे, अगर ऑप्शन में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों, ये इंपॉर्टेंट है। 5 हो गए आपके मुस्लिम शासक और 2 हो गए हिंदू शासक, इनकी बात की जाती है। 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। किसका? मेवाड़ और विजयनगर की बात हो रही है, मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। देखो अभी हम यहाँ पे ज्यादा मुगल के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जितना जरूरी है उतना ही देखेंगे। रीजन ये है कि जब हम मिडेवल पढ़ेंगे तो मुगल का सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उनके वर्क हो। ऑलराइट, बाबरनामा में कृष्णदेवराय को, जो अकबर की जीवनी थी बाबरनामा, ठीक है, उसमें कृष्णदेव अपनी आत्मकथा, ठीक है, कृष्णदेवराय को समकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा कहा था। बाबर ने बोला कि जब मैं यहाँ पे भारत आया था उस टाइम सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा था कृष्णदेवराय। उसने अपनी जीवनी में लिखा हुआ है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने दिया था। ये क्या है, अपने आप में हिस्ट्री थी। ठीक है, कि बाबर बेचारा नहीं आता अगर पंजाब का सूबेदार उसको निमंत्रण नहीं करता, और इतनी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी पड़ती है ना। तो ये सबसे खतरनाक आदमी यहाँ पे कौन है? पंजाब का सूबेदार दौलत खान। अगर ये बाबर को नहीं बुलाता तो बाबर भारत में नहीं आता। बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी ने, है ना। इब्राहिम के जो चाचा थे आलम खान लोधी, उन्होंने दिया था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, बाबर के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट क्या है बैटल्स हुई थी उनके बारे में जानेंगे। पहला क्या है, पानीपत की 1526 में बाबर विजय हुआ। दूसरा था खानवा का युद्ध 17 मार्च को, है ना। इसमें 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में तो बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 29 जून 1528 को, मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया। लास्ट वाला घाघरा का युद्ध, यहाँ पे युद्ध है, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, है ना। युद्ध है 6 में 1529 को अफगान और बाबर के बीच में लड़ा गया। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनता है, हर साल बनता है, हर पेपर में बनता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है हर साल हर पेपर में आता है। तो आप ये जो 4 बैटल हैं बाबर के, है ना, इनको एकदम याद रखेंगे, डिटेल में याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना डिटेल करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या है कि रफली देख रहे हैं। ऑलराइट, क्या है कि मॉडर्न इंडिया की हमारी शुरुआत हो रही है तो हम रफली देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। फिर भी जो मुगल टाइम के जो मेन 6 राजा है उनके काम तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये जो 4 है बैटल है, ठीक है, इनको एकदम मगअप कर लेना। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर इनको मगअप नहीं किया, यहाँ पे कितने 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं, नहीं तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाएगा और इनकी डेट है इसको मिसमैच कर देगा। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में इनकी जो डेट्स हैं और किस किस लोगों के बीच में हुआ था इसको मिसमैच कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि इनकी बैटल्स को आप बिल्कुल याद रखें। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया। पहला आक्रमण, जहां पहले और लास्ट की बात अगर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट हो, है ना, दुनिया की कोई भी चीज हो, जब फर्स्ट और लास्ट की अगर बात होती है तो आप उसको क्या समझे, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसने भेरा का किला जीता था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने अपना पहला आक्रमण कहां किया था? बाजौर में किया था, और इस दौरान उसने क्या जीता था? भेरा का किला जीता था। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा नीति, ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति, युद्ध पद्धति, तोपों को सजाने में, ठीक है, तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, इसी को रूमी विधि कहते हैं, का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने किस नीति का यूज किया था? 4 ऑप्शन में दे देगा। अगर आपको नहीं आता तो वहीं पे क्लीन बोल्ड, अगर आता है तो फिर क्या है, पेपर में पास, है ना। प्रयोग किया। उस्मानी विधि क्या होती थी? देखो यहाँ पे उस्मानी विधि ये होती थी कि 2 गाड़ियों के बीच में, है ना, 2 गाड़ियों के बीच में, ये ए नंबर की गाड़ी हो गई, ये बी नंबर की गाड़ी हो गई, इसके बीच में तोप लगा दी जाती थी और वहां से क्या है, गोले छोड़े जाते थे। क्या ए हो गई एक गाड़ी, बी हो गई दूसरी गाड़ी, बीच में तोप रख दी और वहां से गोले निकल रहे हैं ना, जान दो सारे गोलों को। ठीक है, ये बोला था कि
उस्मानी विधि 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह को छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, हुमायूं के बारे में बात करेंगे। 1530 से 1556 का टाइम पीरियड है हुमायूं का, इसके बारे में देखेंगे। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा था, ठीक है, क्या है, हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर मर गए थे बेचारे, कह के गए थे कि बेटा जो हमारी रियासत बची हुई है ना वो सारे अपने भाइयों में बांट लेना। इसी वजह से क्या हुआ कि हुमायूं को हमेशा हार्डल्स फेस करनी पड़ी, ठीक है। ऑलराइट, आप देखो, बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं मुगल शासकों के एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में, जो मैंने अभी पहले बताया, साम्राज्य का विभाजन किया था, ठीक है, क्योंकि उसके फादर बोल के गए थे, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना, ठीक है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो अपने भाइयों में अपने रियासत को, अपने शासन को नहीं बांटता तो हुमायूं की ऐसी कंडीशन नहीं रही होती, ठीक है। तो ऐसा पहला शासक था मुगल टाइम का, पहला, आखिरी, है ना, जो भी मान लो, कि जिसने अपनी जो रियासत बाबर छोड़ के गए, उनके फादर साहब छोड़ के गए, तो उनको किसमें, अपने भाइयों के बीच में डिवाइड कर दिया। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार, देखो मैंने बताया कि उनके फादर ने आदेश दिया था के अनुसार, कामरान को काबुल, कांधार, ये कहाँ है भाई, अफगानिस्तान में है ना, इसकी लोकेशन अफगानिस्तान, अस्करी को संबल और हिंदाल को अलवर, हिंदाल को क्या दिया, अलवर की जागीर दी। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसों की जागीर दी। ऑलराइट, क्या क्या दिया कि भाई उसने अपने भाइयों में, कजिन में भी बांट दी, अपने खुद के भाइयों में भी बांट दी। ऑलराइट, अब देखो, हुमायूं को वास्तव में कठिनाइयां अपने पिता से ही विरासत के रूप में मिली थी, जिससे उसके भाइयों एवं संबंधी मिर्जाओं ने और बढ़ा दिया, ठीक है। किसने किसने, भाइयों ने, मिर्जाओं ने। देखो घर में भी अगर युद्ध हो जाता है ना, कि बड़े भाई को छोटी ज्यादा जमीन मिल जाए, छोटे भाई को कम जमीन मिल जाए, या छोटे भाई को ज्यादा जमीन मिल जाए, बड़े भाई को कम मिल जाए, तो घर में भी वॉर हो जाते हैं, ठीक है। ये हालत हुमायूं की भी थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभ में बाबर ने प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा, क्या नाम है इसका, एकदम याद रखो, निजामुद्दीन अली खलीफा नहीं चाहता था कि हुमायूं गद्दी पर बैठे, लेकिन क्या है, बाद में उसको सपोर्ट करना पड़ गया हुमायूं का। बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था ये बंदा, ठीक है, अयोग्य समझता था ये हुमायूं को, तथा किंतु बाद में अपना जीवन खतरे में देख के उसने हुमायूं का समर्थन कर दिया। पहले तो वो नहीं चाहता था, क्योंकि क्या है, वो सोचता था कि ये गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है बंदा, है ना। फिर उसने क्या कहा कि वो किसको, अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन बाद में क्या है कि भाई कहीं हुमायूं उसको मार ना दे, तो उसको हुमायूं का सपोर्ट करना पड़ गया। ऑलराइट, हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। देखो अफगानी क्या है कि हुमायूं को नहीं चाहते थे कि वो भारत में शासन करें। अफगान लोग चाहते थे जो मुगल शासन है, जो बाबर आए थे, ठीक है, जो मुगल शासन है वो भारत में शासन ना करे, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से मुगल शासन को भारत से खदेड़ना चाहते थे। इसलिए आपको अभी आगे भी क्लैशेस देखने को मिलेंगे हुमायूं के और अफगानों के, ठीक है। तो अभी आगे देखो क्या क्या होता है भाई हुमायूं के साथ। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खरीदने का लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का समकालीन अफगान कौन था, शेर खां, ठीक है। शेर खां कौन था, शेर शाह सूरी, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया। अब शेर शाह सूरी को हम यहाँ पे ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें मॉडर्न इंडिया की तरफ जाना है, ठीक है। हम मुगल वालों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी उत्तरवर्ती मुगल काल से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए मुगल को जो 6 मेन एम्परर है इनको हमें कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। हुमायूं का एक दूसरा प्रमुख विरोधी कौन था, गुजरात का शासक था। देखो मेन विरोधी शासक कौन थे, पहला तो था इसका मुगल अफगान शासक कौन था, शेर शाह सूरी, और दूसरा कौन था, गुजरात का था। ऑलराइट, उसका क्या नाम था, बहादुर शाह था। इनके साथ इसकी लड़ाइयां हैं ना अभी देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों ने हुमायूं की असफलता का एक कारण, कुछ क्या बहुत सारे इतिहासकार हुमायूं की असफलता के कारण को बता के जाते हैं। उसमें क्या बताया उन्होंने, व्यक्तिगत दुर्बलता को भी माना है कि हुमायूं व्यक्तिगत जो था पर्सनली बड़ा दुर्बल टाइप का आदमी था, ठीक है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ऑलराइट, इस संदर्भ में लेन पूल ने लिखा है, ठीक है। लेन पूल बहुत कुछ लिख के गए हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में।
जब भी मेंस का आप आंसर राइटिंग करोगे, जब भी मेंस आप देने जाओगे, तो जो लेनपूल बोल के गए हैं हुमायूं के बारे में एज इट इज लाइंस, ठीक है, एज इट इज लाइंस आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में पेस्ट करके आओगे, ठीक है। क्या है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस बच्चे को कुछ आता है। ऑलराइट, अब देखो इस संदर्भ में लेनपूल ने लिखा कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी, ठीक है। एकदम याद रखना कि उसकी असफलता का कारण क्या है, हुमायूं की असफलता का कारण, मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण, अपना पहला आक्रमण किया, ठीक है। उसने अपना पहला आक्रमण किस पे किया, प्रताप रुद्रदेव पे किया, आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा, ठीक है। क्या है, वो असफल रहा। हुमायूं को कालिंजर आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ी हुई शक्तियों को रोकने का प्रयास था। हुमायूं ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो उसका रीजन क्या था, गुजरात का शासक था जो हुमायूं का विरोधी था, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह, ठीक है। उसकी जो शक्ति थी, पावर्स थी, ठीक है, वो बढ़ती जा रही थी। उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हुमायूं ने क्या कर लिया, कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। ऑलराइट, हुमायूं के राजकाल में इसका अफगान से पहला मुकाबला, अफगानों से पहला मुकाबला कब हुआ, 1532 में दोहरिया नामक स्थान पे हुआ। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर के एग्जाम में कि हुमायूं के राजकाल में इसका अफगान से पहला आक्रमण, क्योंकि अफगानी इसके खतरनाक विरोधी थे, ठीक है। तो अफगान से पहला मुकाबला कब हुआ था, 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर। अफगानों का नेतृत्व किसने किया था, महमूद लोदी ने किया था। इसको एकदम याद रखेंगे, किसने किया था इसका नेतृत्व, महमूद लोदी ने किया था। अफगानों की पराजय हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अफगान की पराजय हुई 1532 में। अब हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला, किसका, 1532 में हुमायूं ने कब चुनार का घेरा डाला, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहली बार चुनार का 1532 में हुमायूं ने घेरा डाला। उस समय यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था। शेर खां का मतलब शेरशाह सूरी है ना, इसी के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और शेरशाह सूरी ने जो अपना बेटा था उसको कहां भेज दिया, सेना के साथ मुगलों की उसमें भेज दिया, ठीक है, सेवा के लिए भेज दिया। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने लड़के कुतुब खां, इनका नाम था कुतुब खां, के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की क्या है सेवा करने के लिए भेज दी। देखो क्या होता है जब कोई हार जाता है ना, हिस्ट्री का यही क्या है रूल रहा है, अगर कोई हार जाता है तो उसके जो सेना में लोग होते हैं वो क्या है दास बना लिए जाते हैं, है ना, और क्या है उसको अपना साम्राज्य देना पड़ जाता है, या फिर कोई संधि होती है तो वहां से कुछ देना पड़ जाता है। तो यही बात यहाँ पे भी थी कि भाई शेर खां हार गया तो उसको हुमायूं को अपना एक बेटा उसके साथ कुछ क्या है सैनिक टुकड़ी उसके यहाँ सेवा के लिए भेजनी पड़ गई थी। 1532 में बहादुर शाह ने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1532 में बहादुर शाह ने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया और 1533 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश कर दिया। बहादुर शाह ने टर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। हुमायूं ने 1535 से 36 में बहादुर शाह पर फिर आक्रमण कर दिया, ठीक है। बहादुर शाह पराजित हो गया भाई। यहाँ पे देखो हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को जीत लिया। मांडू और चंपानेर कहाँ पड़ता है, मांडू पड़ता है एमपी में, चंपानेर पड़ता है गुजरात में, एमपी एंड गुजरात। 1534 ईस्वी में शेरशाह की सूरजगढ़ विजय तथा 1536 में पुनः बंगाल को जीतकर बंगाल के शासक से 13 लाख दीनार लेने से शेर खां के शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि हुई। ऑलराइट, क्या हुआ था 1534 में शेर शाह की सूरजगढ़ विजय। ये इंपॉर्टेंट है, जब शेर शाह सूरी को आप पढ़ेंगे मिडाइवल में, अभी यहाँ पे हम उनके बारे में इतना जानेंगे नहीं, बहुत अच्छा राजा था तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फलस्वरूप शेर खां के शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने सुनारगढ़ का 1538 में दूसरा घेरा डाला और किले पर अधिकार कर लिया। 1500 अगस्त 1538 ईस्वी को जब हुमायूं गौड़ पहुंचा तो उसे वहां चारों ओर लाशों का ढेर उजाड़ दिखाई दिया। गौड़ करके एक जगह है, जब यहाँ पे हुमायूं पहुंचता है तो वो चारों तरफ क्या देखता है, लाशों का ढेर देखता है। तो वहां पे क्या बोलता है, उस नाम को, जगह का नाम वहां पे
वो चेंज कर देता है, उस नाम को क्या रख देता है, जन्नताबाद, है ना। क्या है, इसका नाम जो उपकरण करता है, नाम रख देता है, उसका नाम बोलता है वो जन्नताबाद, है ना। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध बहुत बार आता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है। हुमायूं ने कितनी बैटल लड़ी हुई है, ठीक है, बाबर ने कितनी बैटल लड़ी हुई है, तो क्या है, इनको मर्ज करके क्या होता है कि आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बना दिया जाता है और आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज। अगर ये डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद है तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ठीक है। डेटा है थोड़ा सा कम याद हो रहा है, लेकिन फिर भी डेटा से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये याद करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। 1539 को युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। हुमायूं अपने घोड़े से गंगा नदी में कूद गया, ठीक है, क्या है कि ये भाई हार गया, फिर ये गंगा नदी में डूब गया। इसको जिसने बचाया, भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। अब इस भिस्ती को इसने क्या किया था, हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बना दिया था, खुश होके कि भाई इस बंदे ने, भिस्ती ने मेरी जान बचा ली तो हम इसको एक दिन का बादशाह बना देते हैं। तो उसने उस भिस्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था। हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिस्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया। विजय के फलस्वरूप शेर खां ने शेरशाह को उपाधि धारण किया, ठीक है। यहाँ पे शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और शेर खां, पहले इसका नाम शेर खां था, अब यहां से इसका नाम पड़ता है शेरशाह, ठीक है, इसी विजय के बाद या चौसा के युद्ध के, बक्सर के निकट चौसा नामक युद्ध पर, ठीक है। अब देखो, विजय के फलस्वरूप शेर खां ने शेरशाह को उपाधि धारण किया और अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और सिक्का चलवाए, है ना। 17 मई 1540 में कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध होता है। इनकी डेट एकदम याद रखो कि कहाँ हुआ, कन्नौज में हुआ। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पुनः परास्त हो गया, फिर हो गया, ठीक है। यह युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध हुआ। कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता जो थी अब अफगानों के हाथ में आ गई, ठीक है। फिर अफगानों के अपने निर्वासन काल के दौरान ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मौर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह कर लिया और इन्हीं से अशोक महान, क्या नाम है उनका, अकबर महान पैदा होते हैं। देखो क्या हुआ था, जब ये हार गया था बक्सर का युद्ध, अब क्या हो गया था कि हुमायूं के पास अब कुछ बचा नहीं था, ठीक है। तो हुमायूं भाग के कहाँ चला गया था, सिंध चला गया था। तो 15 साल तक हुमायूं सिंध में रहा और वहां पे उसने घुमक्कड़ की तरह जिंदगी बिताई। फिर वहां पे इसने क्या है, उसके बाद जब घुमक्कड़ों की जिंदगी बताई, सीखा होगा कुछ, है ना, घूम रहा था, फिर रहा था, सीख रहा था, लोगों की शरण में जा रहा था और यहीं पे इसकी मुलाकात किससे होती भाई, हमीदा बानो बेगम से होती है, ऑलराइट। और 29 अगस्त 1541 को विवाह हो जाता है इनके साथ और इन्हीं से कौन पैदा होता है, अकबर महान। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, अकबर की माँ थी, ठीक है। ये यहाँ पे हुमायूं का। अब देखो क्या है, इतिहासकार लिख के जाते हैं कि ऐसा मुगल टाइम का, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा मुगल टाइम का कौन सा शासन था, शासक था जिसका 2 टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये हुमायूं ही था। पहले ये हारा, फिर सिंध चला गया, फिर सिंध में घुमक्कड़ों जैसी जिंदगी इसने बिताई, फिर इसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, उसके बाद वो फिर भारत आता है, ठीक है। कैसे आता है अभी आगे बताएंगे। इसीलिए इतिहासकार बोलते हैं कि मुगल टाइम का ये हुमायूं ऐसा राजा था जो 2 टाइम एम्परर बना, जिसके 2 अपने शासन काल हुए, ठीक है। 1545 ईस्वी में हुमायूं को काबुल, कांधार पर अधिकार कर लिया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं 5 दिसंबर 1554 को पेशावर पहुंचा और फिर फरवरी 1555 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब ये है कहाँ, पाकिस्तान में है, ठीक है, सबके फेवरेट है। 15 मई 1555 को मुगलों एवं अफगान सरदार नसीब खां, ततार खां के नेतृत्व में अफगानों ने मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। क्या है, बेचारा 15 साल जब घुमक्कड़ की जिंदगी बिता के आए तो कुछ तो सीखा ही होगा हुमायूं ने, है ना, क्या है कि कुछ तो सीख के ही आया होगा। तो इसलिए अब क्या है, हुमायूं यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था कि 15 मई 1555 में मुगलों एवं अफगान सरदार नसीब खां, इनका नाम रखना,
तातार खां का नेतृत्व में अफगानों में मच्छीबारा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब, ठीक है, मुगलों के अधीन हो गया। ऑलराइट। अब 22 जून 1555 की बात है कि मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया, तो उसकी डेट को एकदम याद रखेंगे कि 22 जून 1555 को। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था? सिकंदर सूर। तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अफगान बुरी तरीके से यहाँ पराजित हो जाते हैं। इसके बाद सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय उन्हें भारत का राज सिंहासन एक बार फिर से प्रदान कर देती है। ठीक है, जब दोबारा हुमायूं आया एकदम, है ना, स्ट्रॉन्ग होके अफगानों को क्या है, हराते ही जा रहा। फाइनली सरहिंद के युद्ध में उसने अफगानों को हरा दिया और क्या हो गया कि भारत पर पुनः राज सिंहासन, है ना, प्रदान कर लिया, प्राप्त कर लिया। राइट। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा। देखो, सभी का सपना था, जो भी आए, है ना, बाहर से, देश के बाहर से, भारत से बाहर का जो भी इंसान आए उसको दिल्ली का तख्त जरूर दिखता था। तो वो आज की डेट में भी है, जो भी हमारे क्या है अभी भी चल रहा है ना, कि एंशिएंट टाइम से आज भी क्या है, दिल्ली का तख्त सबको ही दिखता है। ऑलराइट, सत्ता की पावर, है ना। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो वह गिरकर मर गया। ठीक है, कि दीन पनाह भवन में पढ़ने वढ़ने का शौकीन रहा होगा, वहां पर एक पुस्तकालय भी था। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने के शौकीन हो, है ना, तो थोड़ा जब लाइब्रेरी में जाओ तो देख के जाना, है ना, हुमायूं की तरह कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, सर्वर ना फूट जाए, तो क्या है, सही तरीके से जाना। तो लेनपुल इसके बारे में बड़ा अच्छा लिख के जाते हैं कि लेनपुल क्या लिखते हैं, देखेंगे। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो वह गिरकर मर गया। इस प्रकार वह जनवरी 1556 में इस संसार से विदा हो गया। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में ही है, तो आप दिल्ली में जाओगे, ठीक है, निजामुद्दीन की तरफ जाओगे, वहीं पे हुमायूं का मकबरा है। तो जो भी रहते हैं, कभी दिल्ली आओ तो हुमायूं का मकबरा जरूर विजिट करना। हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट करो। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो क्या है, साइट्स को अगर जितनी ज़्यादा विजिट करोगे क्या होता है कि आपको चीज़ें क्या मेमोराइज हो जाती हैं। ठीक है, अगर कभी मौका मिले तो हुमायूं का टॉम जरूर देखने जाना। अब लेनपुल इसके बारे में क्या लिखता है? लेनपुल ने लिखा है कि लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी की है। ठीक है, क्या टिप्पणी की है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने अपनी जान दे दी। क्यों टिप्पणी की? कि वो बेचारा दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर गया और उसका जो शासन काल है, ठीक है, वो भी पहले बेचारा हार गया, है ना, हार रहा था, फिर वो भाग गया सिंध, है ना, 15 साल घुमकड़ों की उसने जिंदगी जी, फिर वो वापस आता है भारत में, फिर अफगानों को हराता है। इस तरह वो क्या करता है, थोड़े बहुत कम समय के लिए क्या करता है, शासन कर पाता है ना। और फिर क्या बेचारे की, है ना, क्या डेस्टिनी में क्या लिखा था कि दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगा, है ना। तो इसलिए लेनपुल इस पे टिप्पणी करते हैं कि उसका जो सारा जीवन है लड़खड़ाता, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने अपनी जान दे दी। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था। ठीक है, वो ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था और सातों दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। देखो किस दिन क्या पहनता था। बहुत सारे लोग हैं आज भी ज्योतिष में बिलीव करते हैं, हुमायूं भी करता था। सातों दिन 7 रंग के कपड़ा पहनता था। इसमें इतवार को वो पीले पहनता था, शनिवार को काले पहनता था, सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। और मुगल बादशाह में हुमायूं ही एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया, है ना। अभी मैंने पहले भी बताया कि अगर हुमायूं अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में नहीं करता तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं रही होती, है ना। लेकिन क्या है, हिस्ट्री है, चेंज नहीं हो सकती। हुमायूं को अबुल फजल ने मन कामिका संबोधित किया। बैरम खान हुमायूं को योग और वफादार सेनापति था। जो बैरम खान था वो हुमायूं का योग और वफादार सेनापति था जिसने निर्वासन तथा पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी मदद की। ऑलराइट, क्या है, निर्वासन में, और जब दोबारा क्या है उसने राज सिंहासन को प्राप्त करने में उसकी बड़ी मदद की, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो सेशन था मॉडर्न इंडिया का था और ये सेशन की शुरुआत मैंने मिडविल से की। उसका रीजन ये था कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है वो मिडविल के क्या है उत्तरवर्ती मुगल काल से मानी जाती है, इसलिए फिर
इसको जो मुगल के मेन 6 एम्परर है इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। फिर उत्तरवर्ती मुगल काल आएंगे, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।